या मॉर्निंग क्लास। मैं आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम अपील एंड रिवीजन है। चैप्टर नंबर 28 है। इस चैप्टर में पहले मैं अपील को डिस्क्राइब करूंगी। इनकम टैक्स के द्वारा कोई भी ऑर्डर जो दिया जाता है वो असेसिंग ऑफिसर देते हैं। असेसिंग ऑफिसर जो ऑर्डर देते हैं वो असेसी उस ऑर्डर से वो एग्री नहीं करता है, तो उसके जब वो एग्री नहीं करता है तो वो उसके लिए अपील लिखता है, प्रार्थना पत्र लिखता है उसके अगेंस्ट में। तो वो जो प्रार्थना पत्र लिखता है उसे अपील कहते हैं। या तो वो अपील कर सकता है या तो वो रिवीजन भी कर सकता है। अगर वो अपील नहीं करना चाहता, यानी अपील का समय भी, अपील का एक निर्धारित समय होता है, अगर वो निर्धारित समय में अपील नहीं कर पाता है तो वो रिवीजन के लिए भी प्रार्थना पत्र दे सकता है। अब अपील अपील में इसमें चार चार तरीके से वो कर सकता है। इसमें 4 टायर होते हैं, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील एंड थर्ड अपील, थर्ड फाइनल अपील। फर्स्ट अपील में पहले वो कमिश्नर को अपील करेगा असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में। असेसिंग ऑफिसर जो भी आदेश देता है वो उस बात से सहमत नहीं होता है, इसलिए वो पहला कमिश्नर को अपील करेगा। इस कमिश्नर को जो अपील करेगा उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि उसकी कितनी टाइम होगा, वो कितना पेमेंट करेगा, कर का कितना भुगतान करेगा। पहला उसे फॉर्म नंबर 35 में सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और वो जो फॉर्म पहले उसे जो ऑर्डर मिलेगा उसके ऑर्डर के 30 डेज के अंदर ही उसे वो फॉर्म अपील कर देना पड़ेगा, अन्यथा वो उसका रद्द माना जाएगा। अब अगर उसकी टाइमिंग बीत जाती है, तो वो कमिश्नर को बोलता है कि मेरे पास समय कम था, और कोई भी अच्छा रीजन बताता है तो वो रीजन अगर वो समझ जाता है तो उसके लिए वो टाइम बढ़ा सकता है, टाइम लिमिट को। अब आता है सेकंड पॉइंट, कर का भुगतान। अपील जो भी करदाता है असेसी, वो अपने आय का जो भी रिटर्न दिखाता है इनकम टैक्स में, उसके अकॉर्डिंग उसे कर चुकाना पड़ता है। अन्यथा अगर वो अपने इनकम का स्टेटमेंट शो नहीं करता है तो उसके जो पहले की एडवांस ऑफ पेमेंट होगी पहले उसे पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपील कर सकता है। अब उसकी अपील करने की फीस कितनी होगी? अगर उसकी इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो 1 लाख से अगर अधिक नहीं है तो उसको 250 करनी पड़ेगी। अगर 1 लाख से 2 लाख है तो उसे 500 पे करना पड़ेगा फीस। अगर उसकी 2 लाख से अधिक है तो उसे 1000 पे करना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई अन्य प्रॉब्लम है, तो उसे सिर्फ 250 पेमेंट करनी पड़ेगी फीस की। अब आता है कि वो किस किस अपील के लिए वो योग्य, उसके लिए एलिजिबिलिटी है। तो पहला है, अगर उसने कर निर्धारण करते समय उसकी आय की निर्धारण गलत हो गई है तो वो उसके लिए भी कर सकता है। और दूसरा, उसका मार्जिनल प्रॉफिट का निर्धारण गलत है तो उसके अगेंस्ट भी वो फाइल कर सकता है। या फिर उस असेसी का स्टेटस गलत निर्धारित उसका स्टेटस गलत बताया गया तो उसके अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है। अब धारा नंबर 147 के अंतर्गत अगर उसके कर निर्धारण में कोई मिस्टेक आई है तो वो उसके अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है। तलाशी लेने पे कर का निर्धारण गलत हुआ है तो पुनः कर निर्धारण के आदेश के लिए भी कर सकता है। त्रुटि होगी है उसके आदेश, मतलब कि कोई असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर गलत है, उससे टैक्स ज्यादा आ रहा है तो वो उसके अगेंस्ट, या कम आ रहा है तो उसके अगेंस्ट भी वो फाइल कर सकता है। या फिर करदाता को नॉन अनिवासी मान लिया गया, एजेंट माना गया है तो उसके अगेंस्ट भी कर सकता है। या फिर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में के विभाजन के पश्चात का कर निर्धारण किया गया तो उसके अगेंस्ट भी कर सकता है। या फिर उसके जो जो जहां जहां से स्रोतों से उसकी कर की कटौती की गई है, या फिर उसका निर्धारित अवधि में भुगतान करने के संबंध में कोई करदाता का मानने का आदेश है तो उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकता है। या फिर उसके स्रोतों में एकत्रित ना करने या उसके निर्धारित अवधि में भुगतान के संबंध में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके अगेंस्ट भी कर सकता है। और या तो फिर उसके कर वापसी के स्वीकार के संबंध में कोई त्रुटि है, कोई उसके लिए प्रॉब्लम है तो वो उसके अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है। अब आता है निम्न अर्ध पेनल्टी के अगेंस्ट में कोई उसके लिए अपील करनी है तो उसके अगेंस्ट भी कर सकता है। यानी निर्धारित समय के अंदर उसने पेमेंट नहीं करी है तो वो धारा 2021 के लिए
अगेंस्ट में अपील कर सकता है, या फिर नोटिस की पूर्ति ना करने पर, मतलब उसे नोटिस नहीं मिला तो उसके अगेंस्ट भी कर सकता है। यानी वो इन सब चीजों के लिए अगेंस्ट में फाइल कर सकता है अपील। किसको? केस को, मतलब कि कमिश्नर को। पहले वो कमिश्नर को अपील करेगा। अगर कमिश्नर से उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तब वो जाके अपीलेटेड ट्रिब्यूनल को करेगा। अब कमिश्नर के लिए क्या क्या उसकी अपील की कार्यविधि, उसका प्रोसीजर क्या है? तारीख और स्थान की सूचना देगा। कौन देगा? कमिश्नर अपील सुनने के लिए तारीख और स्थान को निश्चित करेगा, और वहां पर करदाता और असेसिंग ऑफिसर दोनों को तारीख पर सूचना देना होगा, वहीं पे स्थान पर पहुंचना होगा। अब दूसरा कि कब अपील के संबंध में बोलने का अधिकार है, यानी अपील अपने संबंध में कोई भी सूचना को प्रस्तुत कर सकता है, या अगर अपील नहीं है तो उसके जगह पे उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अगर असेसिंग ऑफिसर नहीं है तो उसकी जगह पे उसका रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकता है, जहाँ पे कमिश्नर ने बुलाया है जिस। अब आता है सुनवाई की स्थगित करना, मतलब सुनवाई को पोस्टपोन भी कर सकता है। ये सिर्फ अधिकार कमिश्नर का है कि वह सुनवाई समय समय के लिए पोस्टपोन कर सकता है। जांच करने का अधिकार कमिश्नर का ही अंतिम निर्णय देने से पहले उसे सारी समस्या को जांच करना पड़ेगा, सारी रिपोर्टों को देखना पड़ेगा। आधिकारिक और असेसिंग ऑफिसर की भी जांच करने का सबका आदेश दे सकता है कमिश्नर। इसके अतिरिक्त सुनवाई आधारों पर सुनवाई भी कर सकता है कमिश्नर। और फिर निर्णय, वो जो भी निर्णय लेगा वो उसे रिटर्न में आदेश देगा, ऑर्डर। ठीक है। अब आता है अपील पर निर्णय की सीमा कितनी होगी। जहां तक संभव हो अपील की सुनवाई करके निर्णय अपना अपील दाखिल करने के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति में 1 वर्ष में ही देगा। अगर उसका निर्णय उसने 30 दिन के अंदर अपना अपील दे दिया तो उसे एक साल के अंदर ही उसकी समस्या का समाधान करना होगा। आदेश का प्रति भेजना, वो जो भी ऑर्डर देगा उस आदेश की प्रति किसको भेजेगा? करदाता को भेजेगा, और जो भी मुख्य कमिश्नर होगा उसको भेजेगा, जो भी प्रधान मुख्य कमिश्नर होगा उसको भेजेगा। अब आता है ई अपील के द्वारा प्रोविजन क्या क्या है। ई अपील क्यों होता है? इसमें ना एक दूसरे के सामने होके नहीं समस्या को निपटारा किया जाता है। इसमें क्या करता है, जो भी करदाता होता है वो ई नेटवर्क के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके अपनी समस्या को कमिश्नर के पास भेजता है, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार को अपील के निपटारे के लिए ई अपील योजना का अधिसूचित करने का अधिकार देना है। इसमें क्या होता है कि अधिक दक्षता का प्रयोग होता है, मतलब कि यानी एफिशिएंसी इसमें अधिक होती है। इसमें एक दूसरे के सामने नहीं आया जाता और जवाबदेही प्रदान किया जाता है, यानी कि तुरंत ही उत्तर दिया जाता है, बहुत ही जल्दी। और यह आजकल तो तकनीक बढ़ रही है, तो इसमें इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है, और इसमें इंटरफेस को हटाना है, मतलब कि एक दूसरे को सामने नहीं लाना है। और अर्थव्यवस्था में इसका माध्यम बहुत ज्यादा अनुकूल है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और गतिशील अधिकारी क्षेत्र के साथ साथ अपीलीय प्रणाली पेश करना होता है, जिसमें अपील एक से अधिक आयुक्त द्वारा निपटारा किया जाता है। यानी इसमें एक से अधिक द्वारा उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका समस्या का निपटारा किया जाता है। ये कब तक रहेगा? 31 मार्च 2022 तक ही जारी रहेंगे, इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। अब आता है कमिश्नर की क्या क्या अधिकार है, कि वो अपील के लिए क्या क्या समस्या का समाधान कर सकता है, उसके अधिकार क्या क्या। वो जो भी उसका कर निर्धारण हुआ है उसके विरुद्ध अगर अपील की गई है तो वो कर निर्धारण को संतुष्ट या कम या रद्द भी कर सकता है असेसी के लिए, या फिर जो भी उसकी पेनल्टी लगाई गई है उसको वो संतुष्ट या रद्द भी कर सकता है। ये सिर्फ कमिश्नर का अधिकार है। या फिर अन्य किसी अपील के संबंध में कोई भी उचित निर्णय भी दे सकता है कमिश्नर, या फिर अपील में करदाता का दायित्व बढ़ाने का आदेश भी दिया जा सकता है। अब आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर कमिश्नर के द्वारा उसका समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वो फिर सेकंड स्टेज पे आता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पे अपनी समस्या का निपटारा करवाता है। यहाँ पे यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा
सॉलिसिटर द्वारा